स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप और हम आज देखने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का हिंदी मीडियम 8वीं कक्षा का महाराष्ट्र बोर्ड का पहला पार्ट का अगला वीडियो। इस पार्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके पहले वीडियो में इस पार्ट के बारे में बता चुका हूँ। सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं पहले से ही। सजीव सृष्टि क्या है? सजीव सृष्टि में किस प्रकार अनेक सजीव हैं और इस सजीव सृष्टि में लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं सजीवों की, ठीक है, बड़े छोटे सभी को मिलाकर। अब इस पार्ट में हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आधा इस पार्ट को कवर कर चुके हैं, आधा हम लोग इस पार्ट की जानकारी पहले ही ले चुके हैं। अब बचा है जो सूक्ष्म जीवों का ज्ञान। आज हम थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों का ज्ञान भी बटोर लेते हैं, ठीक है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इसके पहले का जो था वो हम पढ़ के कवर कर चुके हैं, और अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप अगर समझ लो आपको कोई सवाल आ रहा है या फिर कुछ नहीं समझ में आया, तो हमारे जो डेली व्हाट्सअप के क्लास होते हैं, व्हाट्सअप पे जो मैं डेली क्लास लेता हूँ, आप उसमें आपके सवाल पूछ सकते हो। और ये वीडियो भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप नोटबुक लेके बैठो, और अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नोटबुक में लिख लो, ताकि उसे बाद में आप मुझसे पूछ सको, चाहे कमेंट में और चाहे आप मुझे व्हाट्सअप के क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर सब मतलब अलग अलग प्रकार के सजीव हैं, कोई छोटे कोई बड़े, ठीक है। तो जो अत्यंत सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटे, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई मतलब क्या, नीरी आंखों से, बिना किसी यंत्र के उपयोग के जो कोई सूक्ष्म जीव डायरेक्ट आंखों से ना दिखाई दे, ऐसे सजीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और एक चीज याद रखो, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव ही हैं। पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रकार के क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, और संख्या में भी सबसे ज्यादा क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। तो अब देखो, सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला उनका जो विभाजन है, वो जिन अलग अलग वर्गीकरण ग्रुप में किया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये हम पहले पेज पे देख चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण पहले दो भागों में होता है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आदि केंद्र की यानी कि कोशिका तो होगी, लेकिन कोशिका पूरी तरीके से, जैसा मैं बोल सकता हूं कि कोशिका होगी, लेकिन कोशिका पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं होगी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो चारों तरफ से आवरण से घिरा नहीं होगा, ठीक है। और दृश्य केंद्र, और इसमें आदि केंद्र की में एक तो केंद्रक भी नहीं आवरण से घिरा होता, दूसरा कि आदि केंद्र की कोशिकाओं में कोशिका अंगक नहीं होते, मतलब कोशिका के अंग नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं दृश्य केंद्र की। दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में क्या होता है? दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में कोशिका के अंगक होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर कार्य करने वाले अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। कोशिका के लिए ऑक्सीजन का जो संवहन करने वाले, किसी प्रकार का संवहन करने वाले, ऊर्जा बनाने वाले, ठीक है, और उनका कोशिका का संरक्षण करने वाले, ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग अंग हैं, ठीक है। जैसे तंतुकड़िका आपने सुना होगा, लयकायिका सुना होगा, केंद्रक सुना होगा, ऐसा। और दृश्य केंद्र की कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होते हैं वो चारों तरफ के आवरण से घिरे होते हैं। आवरण से घिरा मतलब क्या? कि जिसके केंद्रक को ऐसा सुरक्षा प्रदान है, बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है। सूक्ष्म जीवों का आकार, सूक्ष्म जीवों का आकार 1 मीटर का, अगर हम लोग समझ लो 1 मीटर को आप 1000 गुना करोगे, फिर उसका 1000 गुना और करोगे, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 1 लाख गुना, 10 लाख गुना छोटा करोगे, तब जाकर, ठीक है। अब सोचो 10 लाख गुना 1 मीटर का, जब आप 10 लाख गुना छोटा करोगे तब जाके क्या होगा? 1 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 मीटर को अगर 10 लाख से भी छोटा, मतलब लगभग 100 करोड़ गुना छोटा करोगे, ठीक है, तब जाके क्या होगा? 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो अब सोचो, मतलब इतना छोटा आकार सूक्ष्म जीवों का होता है। कुछ माइक्रोमीटर में होते हैं और कुछ नैनोमीटर में, ठीक है। माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है नैनोमीटर, ठीक है। तो ये देखो, आगे हम लोग कौन सा सूक्ष्म जीव कितना बड़ा होता है ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जीवाणु। जीवाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बैक्टीरिया यहाँ है, यहाँ बैक्टीरिया फैल जाएगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए डेटॉल, सभी बैक्टीरिया को मार दिया, ऐसे आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया एक प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। अब बैक्टीरिया का आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है,
ठीक है, हमने अभी देखा ना थोड़ी देर पहले कि माइक्रोमीटर मतलब क्या, कि 1 मीटर से भी छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटा क्या होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक आकार होता है जीवाणु का। ये इतने छोटे होते हैं इसलिए हमें आंखों से दिखाई नहीं देते बिना किसी यंत्र के उपयोग के। ठीक है, अब देखो जीवाणु एक ही कोशिका से बना होता है। मतलब देखो जैसे हम क्या है, मनुष्य हैं या फिर कोई और जानवर है या फिर कोई पेड़ पौधा या फिर कोई बहुकोषीय सजीव है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन जो जीवाणु है वो एक स्वतंत्र कोशिका से बना होता है और एक ही कोशिका उसका पूरा जीवन बिताती है। ठीक है, बहुत सारे जीवाणु एक साथ मिलकर अपनी बस्तियां, अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जब बहुत सारे जीवाणु एक जगह जमा होते हैं तो वो क्या होते हैं, बस्तियां बनाते हैं। फिर यहाँ दूसरे जीवाणु दूसरा बस्ती, फिर यहाँ तीसरी बस्ती, ऐसे मतलब कि जैसे इंसान बस्तियां बनाते हैं वैसे ये सजीव भी जहाँ जमा होने लगते हैं वहां पे अपनी क्या बना लेते हैं, बहुत सारे जमा होकर एक बस्ती बनाते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक है, अब देखो जीवाणु हमेशा क्या होते हैं, आदि केंद्र की है। आदि केंद्र की आपको पता होगा क्या है, आदि केंद्र की मतलब क्या, इसमें केंद्रक जो है वो सुव्यवस्थित नहीं होगा और केंद्रक आवरण से घिरा नहीं होगा। ठीक है, और इस कोशिका के अंदर मतलब जीवाणु के अंदर जो भाग होंगे उसमें अंगक नहीं होंगे, कोई भी अलग अलग अंग नहीं होंगे, बहुत ही साधारण और सरल कोशिका होगी। ठीक है, तो इसमें आवरण युक्त नहीं होता, अंगक नहीं होता, और इसके ये कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए एक और आवरण, देखो एक आवरण तो होता ही है कोशिका के ऊपर, जैसे हमारा स्किन है। ठीक है, उसके ऊपर एक और आवरण होता है कोशिका भित्ति, लेकिन जीवाणु के ऊपर मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब देखो ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन, और वो भी किस प्रक्रिया से, द्विविभाजन। मतलब एक जो जीवाणु है वो अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेता है, तो दोनों टुकड़ों से एक नया और एक नया, मतलब एक जीवाणु 2 भागों में बंटकर 2 नए जीवाणुओं को बनाता है। तो हर बार यही होता है, जब फिर वो दूसरा बड़ा होगा फिर वो भी अपने में से 2 को बनाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविभाजन, एक कोशिका से 2 भाग में विभाजन। ठीक है, अब एक मतलब अगर समझ लो इनको सुव्यवस्थित रूप से, अगर सभी परिस्थिति इनका जैसी ये परिस्थिति चाहते हैं अगर वैसी परिस्थिति मिली समर्थन में, ठीक है, तो ये 20 मिनट के अंदर अपनी संख्या दोगुना कर लेते हैं। मतलब समझ लो 1 लाख है, 20 मिनट के अंदर 2 लाख हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 4 लाख हो जाएंगे। तो अगर समझ लो जहाँ पे आप गंदगी है, मतलब बैक्टीरिया, जैसा बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए चाहिए, अगर चाहे गंदगी है चाहे कुछ बैक्टीरिया जो साफ सुथरे माहौल में भी बढ़ जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जिनको तापमान चाहिए गर्म, कुछ बैक्टीरिया जिनको ठंडा तापमान चाहिए, तो अगर समझ लो अनुकूल परिस्थिति रही, जैसा उन्हें तापमान चाहिए, जैसा उन्हें खाना पीना चाहिए, अगर वो मिला, तो जीवाणु क्या करेंगे, बहुत तेज बढ़ते हैं। 20 मिनट में ही अपनी संख्या क्या कर लेते हैं, दुगुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कुछ जीवाणुओं का आपको उदाहरण दिया हुआ है। गोलाणु यानी कि गोल आकार के जीवाणु, दंड गोलाणु यानी कि देखो गोले तो हैं लेकिन थोड़े से बड़े डंडे आकार के। ठीक है, तो गोल दंडाणु। उसके बाद क्या है, तीसरा दंडाणु। दंडाणु मतलब एक डंडे के आकार का, देखो तो बड़ा डंडा होता है उसके आकार का। उसके बाद आप देखोगे सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी कि देखो आप सांप के आकार का है। ठीक है, अब उसके बाद है स्वल्प विरामाकृति। स्वल्प विरामाकृति यानी कि जो आपको कॉमा नहीं ना, कॉमा लगाते हो ना कैसा, ठीक है, उस प्रकार का, जैसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा, ये देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया फिर। ठीक है, तो ये एक चिन्ह के आकार का, इसलिए इसका नाम क्या है, स्वल्प विरामाकृति। ठीक है, तो इस अलग अलग देखो ये नहीं, इसके अलावा भी और कई मतलब इसके अलावा भी कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आदिजीवी के बारे में बताते हैं। आदिजीवी भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है, एक कोशी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब आदिजीवी लगभग 200 नैनोमीटर के होते हैं, सॉरी 200 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, 200 माइक्रोमीटर मतलब ये जीवाणुओं से लगभग 20 गुना तक बड़े होते हैं। इसको इंग्लिश में आदिजीवी क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इस आदिजीवी में ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं पानी में, चाहे मीठे पानी में, चाहे ठंडे पानी में, चाहे गर्म पानी में, चाहे खारे पानी में, चाहे मिट्टी में, चाहे जहाँ जहाँ नम होगा, मतलब जहाँ पानी होगा या फिर पानी की कुछ मात्रा होगी, ऐसी जगह पर ये आदिजीवी उग जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ तो ऐसे भी आदिजीवी होते हैं जो दूसरे सजीवों के ऊपर ही जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ आदिजीवी ऐसे हैं जो हम, जैसे मनुष्य की बात करूं तो कुछ आदिजीवी ऐसे हैं जो मनुष्यों के अंदर जाते हैं और उनके मनुष्य को बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ सजीवों के शरीर के अंदर जाके उन्हें क्या करते हैं, रोग का कारण बनते हैं। ये कोशिका दृश्य केंद्र की है। दृश्य केंद्र यानी कि इसके अंदर अंगक होते हैं और जो केंद्रक है वो पूरी तरीके से विकसित होगा, सुरक्षित होगा, उसके चारों ओर आवरण होगा। एक कोशिका होता है, देखो ये पैरामीशियम, अगर मैं उदाहरण दूँ तो इसके अंदर देखो कई सारे जो भाग दिख रहे हैं ना, ये सब अंग है अलग अलग कार्य करने वाले। ठीक है,
तो अब देखो, एक कोशी सजीव हैं, ये आदिजीवी क्या होते हैं, सिर्फ एक ही कोशिका के सजीव होते हैं। संचलन करने के लिए इसमें देखो जो बाल की तरह आकृति होती है, संचलन मतलब क्या, चलना, आगे बढ़ना, या फिर कहीं पे आप एक जगह से दूसरी जगह हिलना। संचलन करना अर्थात क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हिलना। तो इनके पास अलग अलग मतलब ऐसा आकृति होती है रोए जैसी, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, संचलन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें पोषण पद्धति की अलग होती है। पोषण पद्धति मतलब जानते हो कि ये खाना पीना खाते पीते हैं। ठीक है, खाना पीना खाते पीते हैं, और इनका मतलब जैसा खाना खाते हैं मतलब कुछ ग्रहण करते हैं, फिर उसका विघटन होता है, फिर उसका ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोषण पद्धति। तो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सजीवों में अलग अलग प्रकार की पोषण पद्धति की विविधता दिखाई देती है। ठीक है। और इनका प्रजनन भी होता है द्विविभाजन से। द्विविभाजन मतलब क्या, फिर से वही कि अपने आप को दो भागों में बांट लेना, और एक जो भाग रहेगा वो एक सजीव, दूसरा भाग दूसरा सजीव। फिर दोनों जन जब बड़े होंगे फिर वो अपने आप को दो और भागों में, मतलब दो दो चार। तो ऐसे ये क्या करेंगे, प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है अपने समान नया सजीव बनाना। जब कोई सजीव द्विविभाजन करता है तो दोनों बाकी जो बनने वाले हैं ना वो भी एकदम उसके समान ही बनेंगे। ठीक है। चलो उदाहरण यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो गंदे पानी में रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, देखो इसका नाम है पूरा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये कहाँ रहता है, आओनिकर्ड, आपके पेट में जो दर्द होता है ना उसमें। ठीक है। तो ये मतलब आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये एक रोग का कारण बनते हैं। उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवक्स, ये मलेरिया के आदिजीवी हैं, मतलब मलेरिया इनकी वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद है यूग्लिना। यूग्लिना एक स्वयंपोषी है, पानी में काई की तरह रखती है। ठीक है। तो ये एक स्वयंपोषी है, ये हरित, इसका कलर मतलब हरा होता है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा सभी। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक कवक। कवक की बात करें तो कवक को फंगी बोल सकते हो इंग्लिश में, फंगाई बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है। हिंदी में इसका नाम है कवक। आकार 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर, मतलब जीवाणुओं से बड़ा लेकिन आदि जीवों से छोटा। ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं, कवक यानी कि फफूदी भी नहीं, इसका एक उदाहरण है फफूदी। ठीक है। आप जो रोटी पे फफूदी लग जाती है ना, वाइट वाइट, कई दिन तक रखे रहो, तो वही उसका एक उदाहरण है। तो ये है कवक का उदाहरण, जहाँ सड़े गले पदार्थों पे होता है। वनस्पतियों प्राणियों जब मर जाते हैं तो उनके शरीरों के ऊपर उगने लगता है। ऐसा कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिससे ऊर्जा का निर्माण हो, कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए ये सजीव करते हैं। इसलिए कोई भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो उसके ऊपर कवक अपने आप उगेगा। ठीक है। जैसे रोटी हुआ, सब्जी हो, कोई भी खाने पीने वाला पदार्थ जिससे ऊर्जा बनाया जा सके। तो अगर वो खराब होता है तो क्यों खराब होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये कवक उगने लगते हैं और सारी ऊर्जा का उपयोग खुद करने लगते हैं। ठीक है। ये कोशिकाएं भी दृश्य केंद्र की होती है। एक कोशीय ही सूक्ष्मजीव है। एक कोशीय सूक्ष्मजीव मतलब एक ही कोशिका होती है। ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ प्रजातियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं। जब आपको रोटी पे जो फफूंदी लगती है तो क्या आपको दिखाई देता है कि नहीं, सफेद सफेद या फिर अन्य किसी कलर का। तो ये जो कवक है वो उनकी कुछ प्रजातियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं। ठीक है। फिर भी इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम लोग सूक्ष्मजीव ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मृतोपजीवी है एक तरीके के। मृतोपजीवी मतलब क्या, कि ये जो मरे हुए मतलब कोई भी खराब या मरे हुए पदार्थ हैं, ये मरे हुए सजीव हैं, उनके ऊपर जीवित रह के उनके ऊपर उग कर अपना ऊर्जा ग्रहण करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। और ये जिसके ऊपर उगे हैं उसके कार्बनिक पदार्थों से अपना अन्न शोषण करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनके में प्रजनन कैसे होता है। तो प्रजनन होता है, देखो इनके में प्रजनन जो होता है वो लैंगिक पद्धति से भी हो सकता है। लैंगिक पद्धति मतलब दो कवक मिलकर नए कवक को भी मतलब बना सकते हैं, या फिर द्विविभाजन और मुकुलन। द्विविभाजन मतलब क्या, कि खुद को दो भागों में बांट लेना। और तीसरा क्या है, मुकुलन। मुकुलन मतलब क्या, कि अपने ही ऊपर मतलब अपने ही अंग पे दूसरे सजीव को जन्म देना, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक मुकुल का आकार लेता है। मुकुल मतलब एक गांठ, जैसे किसी आप डाल पे या फिर कहीं पे आप देख रहे हो गांठ, वैसा कवक भी एक दूसरे सजीव के ऊपर जीवित बनकर मुकुलन कर सकता है। ठीक है। इसका कुछ कवक का उदाहरण देते हैं, यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम। आपने मशरूम देखा होगा ना। मशरूम का देखो मैंने पहले ही आकृति बताया था, इसमें देखो अगर होगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको मशरूम का आकृति नहीं दिया हुआ है, पर अगर समझ लो मशरूम आप देखे हो तो मशरूम और जो फफूदी है वो एक प्रकार का है, कवक है। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। शैवाल, अगला हमारा है शैवाल। शैवाल यानी कि क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलगे। शैवाल एक सूक्ष्मजीव की प्रजाति है जो पानी में पाई जाती है। इसका आकार है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर मतलब एकदम सबसे छोटा से छोटा 10 माइक्रोमीटर होगा, और बड़ा से बड़ा कितना होगा, 100 माइक्रोमीटर के बीच में। शैवाल हमेशा पानी में होते हैं, नम जगहों पर, दृश्य केंद्र की हैं, इनकी भी कोशिकाएं विकसित होंगी। एक कोशीय सजीव हैं, लेकिन ये स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी मतलब खुद का भोजन खुद बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे,
प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए इसलिए क्या होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, अब देखो स्वयंपोषी मतलब खुद भोजन बनाती है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, हरित लवक चाहिए। ठीक है, कुछ उदाहरण है यहाँ पे, यूग्लिना, क्लोरेला और क्लास। देखो यहाँ पे आपको क्लेमिडोमोनास, ठीक है, यूग्लिना, क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास, ये 3 सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल दिया होगा, ये देखो एक क्लोरेला, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, ये देखो एक क्लोरेला का एग्जाम्पल है। तो ये हरा कलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हरा कलर का इसमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हरित लवक है। और देखो इस कोशिका के अंदर जो भाग है वो और केंद्रक, ये सब यहाँ पे सजीव के अंदर पाया जाता है। ठीक है, शैवाल की देखो कुछ ऐसी प्रजातियां रहती है जो अपनी आंखों से आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और कुछ शैवाल तो एक कोशी होते हैं और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं कि बहुकोशी। देखो कहीं कहीं पे कभी कभार ऐसे कुछ शैवाल भी होते हैं जो बहुकोशी होते हैं और हमें अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली शैवाल का अगर मैं आपको बताऊं तो शैवाल वो पानी में काई लगती है ना, हरी हरी, वही है एक तरीके का। ठीक है, अब इस पार्ट का हमारा अगला विषय, अगला टॉपिक है विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, वही। तो मतलब, और एक कोरोना वायरस का एक प्रकार है। मतलब हर एक जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब प्रजाति का नाम है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषाणु यानी कि वायरस। अब देखो इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी के माहौल में, अभी के समय में हम लोग कोरोना वायरस से ही लड़ रहे हैं। तो यानी कि आपको वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि वायरस क्या होता है, कैसा होता है। वायरस का आकार देखो ध्यान से, 10 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं है यहाँ पे, क्या है 10 नैनोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर से भी हजारों गुना छोटा। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर, छोटा छोटा कितना होगा 10 नैनोमीटर, और बड़ा से बड़ा कितना होगा 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये एकदम छोटे आकृति के सजीव होते हैं। अब देखो एक बहुत अजीब सी बात है, विषाणुओं को सजीव या निर्जीव दोनों में रखने में अभी तक मतभेद है। मतभेद मतलब क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये सजीव है और कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्जीव है। कुछ चीजें इसमें सजीवों की तरह है वायरस में और कुछ चीजें इसमें निर्जीवों की तरह है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच में यानी कि मध्य में रखा जाता है। ठीक है, पर है तो ये एकदम सूक्ष्म, इसलिए इनका जो अध्ययन है, इनकी जो पढ़ाई है, इनका जो बोल सकते हैं इनका जो गिनती है वो किसमें होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। ठीक है, अब चलो विषाणु, अब जो ये विषाणु, अब देखो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है, इसको देख के वो मत करना, डरना मत। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जैव विज्ञान, जिसके अंदर हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। जिस विज्ञान में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं सूक्ष्म जैव विज्ञान, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, अब चलो एक पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि ये जीवाणु वायरस है ना, वो बैक्टीरिया की तुलना में, यानी कि विषाणु है वो जीवाणुओं की तुलना में भी 1000 से मतलब 100 से 1000 गुना छोटे होते हैं। समझा, अब ये चीज, अब देखो इतने छोटे होते हैं कि ये आंखों से नहीं दिखाई देते। तो ये कहाँ हम लोग देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी में, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। देखो सूक्ष्मदर्शी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो तीसरा प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो आपने लैब में देखा है, हमारे साइंस लैब में, स्कूल के जो साइंस लैब में आपने देखा है, वो कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो ये सूक्ष्मदर्शी और बड़ी आती है जिसमें हम लोग वायरस को देख सकते हैं। ठीक है, वायरस के अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन केंद्रक के अंदर जो जो पाया जाता है मटेरियल वो होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट स्वतंत्र रूप में बिना केंद्रक के डीएनए और आरएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो सजीवों की रूपरेखा बनाए रखते हैं। ठीक है, सजीवों का रूपरेखा कैसा होगा, उनका कार्य प्रणाली कैसा होगा, ये सब निर्धारित करने वाले डीएनए और आरएनए हैं। तो ये पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से मतलब कि ये बाकी सजीवों में ये तो केंद्रक के अंदर होते हैं, लेकिन विषाणुओं में, वायरस में कोई केंद्रक ही नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप में कोशिका के अंदर विवरण करते हैं। ठीक है, विचरण करते हैं। उसके बाद अब देखो, वे किसी न किसी, और वायरस का एक प्रॉब्लम है कि ये खुद जीवित नहीं रह सकते, किसी न किसी कोश सजीवों के अंदर ये जीवित, देखो किसी न किसी सूक्ष्म जीव या किसी न किसी बड़े सजीव के अंदर ही ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और उनके जो, जैसे कि समझ लो हमारे ऊपर अगर हमारे अंदर वायरस गया, तो हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, हम जो अपनी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाते हैं, वही ऊर्जा का उपयोग ये करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, इनको ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वायरस को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जिस सजीव के अंदर, और ये मालूम है, अपने आप को तुरंत बढ़ा सकते हैं, मतलब कम से कम समय में, जीवाणुओं से भी कम समय में ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और खुद को असंख्य नंबर तक, मतलब असंख्य संख्या तक खुद को बढ़ा सकते हैं, और हमेशा हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में खुद की संख्या क्या करते रहते हैं, लगातार बढ़ाते रहते हैं। ठीक है,
अब जिस सजीव के अंदर जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। तो जिस सजीव के अंदर वायरस जाएंगे उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होस्ट, यानी कि पोषक, पोषक कोशिका। ठीक है, तो जिस सजीव के अंदर जाते हैं उसकी ही कोशिकाओं को क्या करने लगते हैं? नष्ट करने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं। ठीक है, अब ये स्वतंत्र रूप से नई कोशिकाएं बनाते हैं। मतलब देखो, एक कोशिका को खत्म किए और फिर उसके बाद नई कोशिका के ऊपर जाते हैं और फिर उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, फिर उसको खत्म करने का काम करने लगते हैं। ठीक है, वायरस के कारण वनस्पति और प्राणियों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं और कुछ तो वायरस ऐसे भी हैं जो सूक्ष्म जीवों को भी रोग ग्रसित करते हैं। कुछ वायरस, एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। वापस नाम सुन लो, बैक्टीरियोफाज, जो क्या करता है मालूम है? कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया को बीमार करता है। वायरस है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को बीमार करता है। तो विषाणु सबसे आकार में छोटे हैं। ठीक है, और ये जिस सजीव के अंदर जाते हैं उसकी कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोशिकाएं केंद्रक नहीं होता, कोशिका अंगक नहीं होते, स्वतंत्र रूप से डीएनए और आरएनए इनके शरीर में होते हैं और ये क्या करते हैं? हमेशा वनस्पति और प्राणियों को बीमार करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य में कुछ रोगों के नाम है: पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स विषाणु, ये सब वायरस है। ठीक है, पशु में एक विषाणु है पिकोरना। ठीक है, उसके बाद है वनस्पति में कुछ ऐसे विषाणु है जो वनस्पतियों को बीमार करते हैं। टमाटर में विल्ट विषाणु, तंबाकू में मोजाइक विषाणु। ठीक है, उसके बाद जीवाणु बैक्टीरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर हमला करता है। ये देखो मैंने आपको बताया, बैक्टीरियोफाज क्या करता है? जीवाणुओं पर हमला कर देता है। ठीक है, आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। उम्मीद है कि देखो आपको ये टॉपिक, उम्मीद है मुझे कि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आया हो। सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लो ताकि आपको आसान लगे, आप आसानी से समझ सको ये टॉपिक। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के ज़माने में जो वायरस बैक्टीरिया फैल रहा है, अगर उसके बारे में जानोगे तो हो सकता है बड़े होकर आप डॉक्टर बनो या फिर ऐसे साइंटिस्ट बनो जो अभी वैक्सीन बना रहे हैं ना विषाणुओं का, वायरस का जो वैक्सीन बना रहे हैं, वो अगर आप आज विषाणुओं के बारे में पढ़ोगे तो बड़े होकर उस समय जो बीमारी फैल रही है उसका वैक्सीन आप बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो में, या फिर कमेंट में नहीं तो मेरे व्हाट्सअप के जो हम लेक्चर लेते हैं उसमें पूछ सकते हो। आप सारे डाउट्स ये वीडियो के जो हैं वो अपने नोटबुक में लिख के रखो मुझसे पूछने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, और नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर नहीं पसंद आए तो आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। तो कठिन प्रयास करें, कठिन मेहनत करें अपने उज्जवल भविष्य के लिए। चलते हैं।